नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसका सियासत से संबंध भी है और सफ़र से भी संबंध है। दरअसल मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो हेली सर्विस शुरू कर रहा है, हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश का भ्रमण। उसके लिए 2 सेक्टर तय किए हैं और पूरा मध्य प्रदेश कवर हो गया है। खास बात यह है कि इसमें धार्मिक एक तरह से यात्राएँ भी है, टूरिज़्म ऐसा जो रिलीजियस है, धार्मिक है, और उसके साथ साथ छोटे छोटे उड़ाने हैं ताकि आदमी कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सके। इस फैसले के लिए सरकार को बहुत धन्यवाद है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत जाम होता है शहरों का, और जो लोग किसी शहर के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं वहाँ से उनको गंतव्य तक पहुंचने में उतना वक्त लगता है जितना वो किसी दूसरे शहर से आकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं कि एयरपोर्ट से लेकर मंजिल तक पहुंचने में जितना वक्त होता है उतना ही लगता है उनको अपने शहर पहुंचने में। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन किराया सब पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार को हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए तो बधाई, लेकिन किराए के लिए थोड़ा सा सोचने की समझाइश, क्योंकि अगर किराया सस्ता होगा तो फिर ये सर्विस लंबी चलेंगी, और किराया अगर महंगा हुआ तो कुछ दिनों चलने के बाद जब ट्रैफिक नहीं मिलेगा, यात्री नहीं मिलेंगे, तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर घाटे का काम नहीं करता है। ये काम है सिर्फ सरकार करती है कि अगर टेलीफोन लाइन जहाँ नहीं पहुँचती है, पहाड़ों पर, जंगलों में, वहाँ सरकारी फ़ोन लाइन पहुँचती है। सरकारी बसेस भी वहाँ जाती है जहाँ यात्री कम होते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ बस रहता है जहाँ यात्रियों की भरमार होती है। तो प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर वहीं चलाएगा जहाँ उसको यात्री मिलेंगे। किराया अगर कम होगा तो यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। आज इसी पर विस्तार से बात, हेली की सवारी जेब पर भारी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। संसद से सड़क तक विषयों की चिंता करने वाले, समस्याओं को सुलझाने में लगे रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी हमारे साथ हैं। जूम पर हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ और एक तरह से जो युवा पत्रकार के बीच की कड़ी रहने वाले गौरव चतुर्वेदी पत्रकार साथी। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत है। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है हमारे दर्शकों की। और इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, जो एक तरह से पर्यटन का केंद्र है राजस्थान, वहाँ से जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी। तो सूरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहता हूँ कि ये जो सारा मामला है, सरकार ने तैयारी अच्छी की है, पूरा मध्य प्रदेश कवर हो गया है, लेकिन बस बात वहीं अटकती है कि ये कितना महंगा और कितना सस्ता। जाहिर है कि सस्ता तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज़ कोई डीजल से नहीं चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं, और उसमें भी बहुत रिफाइंड और उच्च किस्म का पेट्रोल होता है। लेकिन इंदौर से उज्जैन की दूरी, आम आदमी के नाते बात कर रहा हूँ मैं, तकनीकी बात नहीं कर रहा हूँ। तकनीकी बातचीत में तो लोग कह सकते हैं कि इंदौर से उज्जैन भी जाएंगे तो 4 या 5 हज़ार रुपये महंगे नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो आदमी चप्पल भी पहने हुए हैं, हवाई चप्पल, वो भी हवाई जहाज में सफ़र कर सकेगा, तो ये हेलीकॉप्टर उसके लिए थोड़ा सा भारी पड़ेंगे, क्योंकि इंदौर से उज्जैन की सफ़र हेलीकॉप्टर से करेंगे तो 4,000 रुपये किराया लगेगा। इसका मतलब ये है कि एक आदमी 20-30 मिनट का सफ़र होगा, 50 किलोमीटर की यात्रा है। ये जब सिंहस्थ होगा तब तो ये चल जाएगा भरकर, क्योंकि देश भर, दुनिया भर के लोग, बहुत सारे लोग इंदौर के एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वो उज्जैन हवाई जहाज़ से आएंगे, क्योंकि उनके पास वक्त कम होगा। वो एलिट क्लास होगी, अमीर तबका होगा, लेकिन मध्यम वर्ग या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे का वर्ग, उसे दिक्कत जाएगी। आप किस पर राय? देखिए, प्रायोगिक तौर पर तो ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और धार्मिक पर्यटन उसके कोर इश्यूज में शामिल है, तो पर्यटन के लिहाज से ये सरकार का ठीक कदम है। लेकिन मैंने 2 प्रयोग देखे साहब जी। ये नया, जो चाहे वो रेल का हो चाहे हवाई रूट का मामला हो, जो सरकार ने बड़े जोर शोर से शुरू किए। एक तो था, आपको याद होगा, इंदौर से, भोपाल से इंदौर के बीच एक डबल डेकर ट्रेन की योजना, मेमू ट्रेन से था कुछ नाम जी था जी, उसका। हाँ, मतलब वो डबल डेकर थी। हाँ। मतलब बड़ा, जैसे कभी मुंबई में जो डबल डेकर बसें चला करती थी वैसे ही यहाँ चली। लेकिन वो इसलिए उसने दम तोड़ दिया कि उसका किराया 600 रुपये का। जी। अब भोपाल से इंदौर लोग 200-200 रुपये में पहुँच रहे थे उस समय, और आप 600 रुपये पहुँचा रहे हैं। तो यदि आप
इसके अलावा फिर एक भोपाल से जबलपुर भी शुरुआत की गई थी हेलीकॉप्टर सेवा की, भोपाल से ग्वालियर शुरू की गई थी, लेकिन ये सब बस्ते में, ठंडे बस्ते में पहुंच गई। कहा यह जा रहा था कि चूंकि भोपाल से जबलपुर का ट्रैफिक बहुत है, हाई कोर्ट वहाँ है, तो आए दिन वहाँ पेशियाँ लगती रहती हैं, ये एक दिमाग में था सरकार की, लेकिन वो सब ठप हो गई। वो उसकी एकमात्र वजह यही रही कि किराया जेब पे भारी पड़ रहा है। और ये भी जो पर्यटन की बात आप ये कर रहे हैं, अब आप बताइए उज्जैन से ओंकारेश्वर या इंदौर से ओंकारेश्वर, इंदौर से ओंकारेश्वर तो ज़्यादा 70-80 किलोमीटर का वो है, लेकिन किराया 5,500 रुपये जा रहा है जी। तो इतने महंगे रूट पे आप इतने महंगा कोई किराया तभी देगा जब या तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। तो ऐसे ट्रैफिक की स्थिति मध्य प्रदेश में फ़िलहाल तो नहीं है। आपने जिक्र जरूर किया कि सिंगस्त के समय ये ज़रूर इतना ट्रैफिक मिल सकता है, पर वर्तमान में तो नहीं है। और मेरा ये मानना है कि यदि वास्तव में आपको पर्यटन को बढ़ावा देना है तो उसका लाभ सबसे पहले तो प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए, और प्रदेश के लोगों को तभी मिलेगा जब किराया उसकी जेब के अनुकूल हो। आप महंगा किराया करके 10 दिन उस बेड़े को, उस हेलीकॉप्टर को खड़े रखना चाहते हैं या रोज़ उसको काम पे चलाना चाहते हैं? रोज़ यदि उसको काम पे चलाना है तो आपको सस्ती दरों पे उसकी सेवा उपलब्ध करानी पड़ेगी, नहीं तो ये होगा कभी महीने में, कभी 15 दिन में एक आध बार चलेगा और वो ठप हो जाएगी योजना। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश तो पूरा कवर हो रहा है। मैं सिर्फ छोटी सी बात से जोड़ूंगा कि व्यापार करने के दो तरीके होते हैं। एक तो पुराने ज़माने का मारवाड़ी व्यापार होता था कि उसने अगर कोई चीज़ की कीमत तय कर दी मारवाड़ी कि मैं 100 रुपये में दूंगा तो 100 रुपये में देगा, भले ही वो 99 वाले 100 ग्राहक वापस कर देगा। 1 रुपये के पीछे वो कस्टमर छोड़ सकता है कि उनके यहाँ दाम पक्के हैं। और एक व्यापारी ऐसा होता है जिसको हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद देश में सिंधी व्यापारी बहुत आए थे, तो सिंधी व्यापारी कम मुनाफे में ज़्यादा धंधा करता था, उसकी दुकान ज़्यादा चलती थी, वो 1 रुपये कमाता था और 100 ग्राहकों को सामान देता था। रिजल्ट ये होता था कि वो 100 रुपये कमाता था क्योंकि 100 ग्राहक आए, 1 रुपये का मुनाफा। दूसरा पड़ोसी जो है वो 5 रुपये पर ग्राहक कमाता था, लेकिन उसके पास 10 ही ग्राहक आते थे तो कुल 50 कमाता था। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि अगर आपको कोई भी सर्विस या व्यापार लंबा करना है तो मुनाफा कम कमाइए, क्वांटिटी ज़्यादा हो, भले ही उसका परसेंटेज कम हो मुनाफे का। तो ये चीज़ अगर सरकार इसको अपनाएगी, चूँकि मामला प्राइवेट सेक्टर का है, जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर कमाने के लिए आता है, लेकिन उसमें भी अगर सिंधी व्यापारियों की तरह कोई बिजनेस आएगा, मैंने सिंधी व्यापारी किसी अपमान के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो बिजनेस में बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको एग्जाम्पल दिया है। गौरव जी, इंदौर से उज्जैन का सफ़र लगभग 5,000 का होगा और मुझे लगता है कि 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर के आसपास की दूरी है इंदौर से उज्जैन। इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले सिंहस्थ जब होगा तो सर्वाधिक प्रेशर इंदौर पे होगा, क्योंकि वहाँ फ़्लाइटें बहुत आएंगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देश और दुनिया के लोग पहुँचेंगे और वो फ्लाइट पकड़कर पहुँचेंगे उज्जैन। वहाँ तब और भी सेवाएँ चलेंगी हेलीकॉप्टर के अलावा, लेकिन 5,000 का किराया, फिर जब भीड़ बढ़ेगी तो वो 6,000 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि बसों में देखते हैं जब सीज़न आता है त्योहारों का, छुट्टियों का, तो प्राइवेट बस सेक्टर जो होता है वो किराया बढ़ा देता है। और यही स्थिति मुझे लगता है कि आगे हो सकती है। अगर ये सेवा लंबा चलनी है तो किराया थोड़ा सा कम करना चाहिए। सुविधा देने के लिए सरकार को धन्यवाद, किराया जेब पर भारी पड़ेगा, इस पर यात्री कई बार सोचेगा। आपकी राय? गौरव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ जी। आपसे सवाल था। राघवन जी, सवाल किराए का नहीं है, सवाल है कि समय कितना लगना है। जैसे हम इंदौर उज्जैन की बात करें तो 40 मिनट के अंदर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक पहुंचा जाता है। ओंकारेश्वर की बात करें तो वो 1.25 घंटे मान के चलिए आप, इतना लगता है जी। लेकिन जो इंदौर में हवाई सेवा शुरू की जा रही है वो पीटीसी ग्राउंड से शुरू की जा रही है। अब एयरपोर्ट से पीटीसी ग्राउंड जाना और पीटीसी ग्राउंड से उज्जैन जाना, इतनी देर में तो वो अपनी कार से जाकर दर्शन करके वापस एयरपोर्ट आ जाएगा। जो बड़े लोग रहते हैं, जो इस पर पैसा खर्च कर सकते हैं, वो इसलिए पैसा खर्च करते हैं कि उनको समय बच फ्लाइट जाए। से उतरे, हेलीकॉप्टर मिला, दर्शन किया और वापस चले जी। लेकिन यहाँ आपके पास उतने फ्लाइट्स नहीं है, हेलीकॉप्टर्स नहीं है कि आप लगातार उसको चला सकें, आप उसका मार्जिन लेकर चलेंगे। हर फ्लाइट के शेड्यूल पर आप हेलीकॉप्टर को नहीं दे सकते हैं जी। फिर महाकाल में कहाँ उतारेंगे, महाकाल में दर्शन की क्या व्यवस्था रहेगी, वो अलग बात है।
इसी प्रकार हम ओंकारेश्वर की बात करें तो ओंकारेश्वर भी, जहां पर अगर पीटीसी से ओंकारेश्वर जाना है तो वहां से 50 मिनट 60 मिनट के अंदर ओंकारेश्वर पहुंच जाएगा आदमी। अगर सिंहस्थ के हिसाब से कोई आप योजना ला रहे हैं, चला रहे हैं, तब तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल डे में अगर हम बात करें तो ये ना आम आदमी को वायबल बैठेगी, ना जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं चलाने वाली कंपनियां हैं उनको वायबल बैठेगी, और ये बीच में ही बंद हो जाएगी। ये जैसा खतरे कि अभी जी योगी राज जी ने बताया था कि भोपाल से जबलपुर की फ्लाइट हेलीकॉप्टर सेवा चालू की गई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो महत्वपूर्ण ये है कि अगर इसी सेवा को एयरपोर्ट से अगर वहां तक के लिए किया जाता तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता, ज्यादा फायदेमंद होता, क्योंकि उनका समय बचना चाहिए। बिल्कुल इंदौर के जो लोग हैं उनको अगर दर्शन करने जाना तो 40 मिनट में तो वो अपनी गाड़ी से सामान्यतः पहुंच ही जाते हैं, तो वो 20 मिनट बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगा? बिल्कुल गौरव जी, दरअसल ये अभी सामान्य दिनों की बात है कि वो 40 मिनट या 50 मिनट में इंदौर से उज्जैन पहुंच जाएंगे, लेकिन जब ट्रैफिक बढ़ेगा तब सड़कों पर जाम की स्थिति बनेगी। इंदौर से उज्जैन के बीच भी बहुत ट्रैफिक का रेला आएगा। ऐसे में ये, लेकिन जो आपने बात मुद्दे की कि अगर एयरपोर्ट से वो सुविधा उनको मिलेगी हेलीकॉप्टर की, तो ज़्यादा समझदारी वाला काम होगा। सरकार को आगे पीछे इस तरह की व्यवस्था करने पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर के लिए उन्हें कहीं और जाना है तो फिर वो इंदौर के एयरपोर्ट से जाकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचने का वो टाइम भी उसमें बढ़ जाएगा। तो जिसके पास समय की कमी है, पैसा तो अफरात में है बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो समय की बचत के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा लेगा, और उसमें अगर समय की बचत भी ना होगी तो फिर वो जाहिर है कि थोड़ा उदास हो जाएगा। मुझे लगता है कि आगे पीछे इस पर जरूर सरकार और जो इसके संचालन करता है वो विचार करेंगे। लेकिन मेरे साथ जयपुर से जुड़े हैं सूरज सोनी जी। सूरज जी, आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली से जयपुर बहुत हवाई सेवा चलती है, फिर उसके बाद जोधपुर भी है, फिर बाकी आपके जो शहर हैं, उदयपुर है, बीकानेर है, ये सब आगे पीछे टूरिज्म का जो मामला वो और बढ़ने वाला है, क्योंकि देश में पर्यटन से आय का एक बड़ा स्रोत खुल गया है। अब भारतीय आदमी की जेब में पैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो वो घूमना चाहता है, चाहे वीकेंड पर घूमे, छुट्टियों में घूमे, या फिर शादियां वो अपने शहर के बाहर डेस्टिनेशन पर करे। तो ऐसे में जो हवाई सेवा है ये बड़ी लाभकारी होगी, बशर्ते कि वो इकोनॉमिकल हो, लोगों की पॉकेट को अलाउ करने वाली हो। आपकी राय? राघवेंद्र जी नमस्कार जी ये हेली सेवा की मैं बात करूं तो राजस्थान में काफी समय से इसके प्रयोग चल रहे हैं। जी और एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में जो वेडिंग टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा पीक पे है, और इसमें तो कई जो कंपनियां, हेली कंपनियां हैं, वो ये सर्विस प्रोवाइड करवा रही है कि दूल्हे को लेकर के जाना बारात में। जैसे कुछ लोगों में ये चल रहा है काफी, जो डेस्टिनेशन मैरिज कर रहे हैं वो उस जगह पे अपने बारात के अंदर दूल्हे को लेकर के जा रहे हैं, दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो ये तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही जो धार्मिक स्थानों के ऊपर जो हेली सर्विसेज है, ये 2-3 बार प्रयास ऐसे हुए हैं, जैसे आपके यहाँ पे हुआ है, आपने शिला देवी में भी हुआ है, पुष्कर में भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो क्या है कि एक लंबे समय तक चल नहीं पाया था। जी कुछ उनकी कंपनियों ने भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ये अच्छी एक शुरुआत है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में पैसा है लेकिन समय नहीं है, दूर से आते हैं, कोई व्यापारी है और मुझे जैसे मान लीजिए जाना है, उज्जैन जाना है महाकाल के दर्शन के लिए, और मेरे पास में समय कम है, जी तो मैं इसका यूज करूंगा सर्विस का, तो बहुत अच्छा है। एक मतलब एक टूरिज्म के लिए भी ठीक है, और धार्मिक की जो मेरा मकसद है वो भी पूरा होता है। और ये रही बात की ये पैसे की जो वाइबिलिटी है, ये तो आप देखिए धीरे धीरे जैसे अब चलेगी, सर्विस चलेगी तो कई कंपनी आएगी, कई टेंडर डलेंगे। पहले हम जाते थे अमरनाथ जी में, तो आज के 20-25 साल पहले 8,000 रुपया किराया था एक तरफ का, और अब बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे हिमालयन आ गई, डेक्कन आ गई, और ये इस तरह की कई कंपनियां जो है वो टेंडर भर रही है, और 3500-3600 रुपया में एक तरफ जो है वो दर्शन करा के दर्शन के लिए छोड़ते हैं वहाँ पे अमरनाथ जी में। जी तो ऐसा जब लोग बढ़ेंगे, लोग ज्यादा यूज करेंगे, इनके जो है फेयर बढ़ेंगे, और फेयर के साथ में सर्विसेज भी बढ़ेगी। एक कंपनी आ रही है, 2 कंपनियां चलेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि उसका फेयर भी कम होगा, और लोगों के लिए एक अच्छा मतलब एक ही है, मतलब समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है, और इसको सरकार को भी इस पर मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, और साथ साथ में इनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए।
ताकि टूरिज्म भी बढ़ेगा, साथ साथ लोगों का जो समय है वो भी बचेगा बिल्कुल। और एक अच्छा लोगों को लगेगा कि चलो अब ठीक है इस बार सूरज जी, प्रोत्साहन तो ये है कि सरकार इसमें सब्सिडी दे। अब ये प्रोत्साहन सरकार बाकी सुविधाएं दे दे, ये एक प्रोत्साहन है। लेकिन जो हमारे पास किराए की दर आई है वो ये कि इंदौर उज्जैन ओंकारेश्वर या इंदौर से उज्जैन की उड़ान का वक्त है 20 मिनट और किराया है 5,000 रुपये। और इसके साथ साथ अगर हम इसको सड़क के हिसाब से जोड़ें तो 80 से 85 रुपये पर किलोमीटर ये एक तरह का खर्च आएगा हवाई सेवा में। इसके अलावा मैं बात करूं इंदौर से उज्जैन के अलावा, आप देखिए कि जो लग्जरी बसेस चलती हैं वो 100 से 150 रुपये किराया लेती है इंदौर से उज्जैन का। अब ऐसे में 5,000 रुपये किराया थोड़ा सा भारी पड़ेगा, लेकिन जिनके पास पैसा है उनके लिए पैसा कम महत्वपूर्ण है, समय ज़्यादा है तो समय की बचत होगी। उज्जैन से ओंकारेश्वर की उड़ान है 40 मिनट की और किराया है सबसे ज़्यादा 6,500 रुपये। ओंकारेश्वर से इंदौर वापसी है 5,500 रुपये। एक ही दिन में महाकाल ओंकारेश्वर दर्शन करने का भी वो एक तरह से सर्किट बना रहा, ताकि इंदौर से उज्जैन जाए, उज्जैन से ओंकारेश्वर जाए और ओंकारेश्वर से वापस आपको इंदौर छोड़ दिया जाए। एक ही दिन में ये सारी अगर सुविधाएं हो जाए तो आदमी को बड़ा आसान हो जाएगा, पैसे भले ही खर्च हो जाएं उसके। इसके बाद भोपाल के पास एक मढ़ई टूरिज्म प्लेस है जो पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छा है, जहाँ कहते हैं कि अभ्यारण्य है और वहाँ बड़ी मात्रा में टाइगर पाए जाते हैं। तो इसमें अगर भोपाल से मढ़ई की उड़ान है 40 मिनट की और किराया है 4,000 रुपये। मढ़ई से पचमढ़ी जो पहाड़ों की रानी कही जाती है, मढ़ई से पचमढ़ी की जो उड़ान है वो 20 मिनट की है और किराया है 3,000 रुपये। भोपाल से पचमढ़ी सीधा आप जाएंगे तो 1 घंटे का वक्त लगेगा और किराया है 5,000 रुपये। पचमढ़ी से भी ये सुविधा आपको अच्छी होगी, लेकिन जबलपुर से मैहर की बात करें तो 5,000 रुपये है, मैहर से चित्रकूट की बात करें तो 2,500 रुपये है, और जबलपुर से अभ्यारण्य की बात करें, सेंचुरी की बात करें तो कान्हा सेंचुरी जो है उद्यान, वो 6,225 रुपये है। तो कनेक्टिविटी तो कोई शक नहीं कि बेहतर है, लेकिन ये जो सवारी है ये थोड़ी सी जेब पर भारी पड़ेगी। और इस बारे में मैं हमारे राठी जी से पूछना चाहूँगा कि राठी जी, आप क्या सोचते हैं कि सरकार इसमें प्रति सवारी कुछ सब्सिडी दे या सरकार थोड़ा सा नियंत्रण रखे, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें आएंगे अपने हेलीकॉप्टर लेकर सर्विस देने के लिए, कुछ ना कुछ तो इसमें करना चाहिए ताकि जेब में भार कम पड़े और समय बच जाए। आपकी राय? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को एक इस व्यापक सोच के लिए बहुत बहुत बधाई, और साथ में एक सुझाव भी ये देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो जहाँ तक मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन कई बार वीडियो देखे हैं कि दुबई वगैरह में ड्रोन टैक्सीज चलने लगी हैं या चलने में है। तो क्या उस पर भी एक्सप्लोर करा है सरकार ने? अगर करना चाहिए, अगर नहीं है और इस टाइम की अगर कोई ड्रोन टैक्सी चलती है तो इस पर भी सरकार को एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत फ़ायदे का काम हो सकता है बहुत इकोनॉमिकल रेंज में वो ड्रोन टैक्सी के माध्यम से आप शायद देश में आंध्रा स्टेट जो है, आंध्र प्रदेश में ये काम अभी शुरू होने की खबर आई है और 2028-29 के आसपास वो ड्रोन सेवा शुरू हो जाएगी यात्रियों के लिए। जी, तो वही चीज़ हम अब देखेगा तो मुझे लगता है कि जब भी मैं भारत की बात करूं, पूरे संपूर्ण भारत की, तो जब मैं आंध्र की बात करता हूं, जो गुजरात मॉडल लोग कहते हैं, लेकिन मुझे आंध्रा मॉडल, और विशेषकर जब चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं तो उस आंध्रा मॉडल को देखने में बड़ी रुचि रहती, क्योंकि उनकी एक जो सोच है, वो जो विकास का एक मॉडल है और वो पब्लिक के जेब के साथ मैच करता हुआ जो मॉडल है वो मुझे बहुत पसंद आता है। जो आपने इन टैक्सियों की बात की, जैसे गौरव सर ने कहा, तो वहाँ पर भी आप जब देखेंगे तो वो जो स्थान अब आपको एयरपोर्ट से अगर ये लेते तो वाकई उसका लाभ थोड़ा सा ज़्यादा मिल पाता। इसके अलावा जब भी हम ट्रेन सेवा की बात करते हैं तो ट्रेन के टिकट पे भी आजकल लिखा होता है, मैं वही देख रहा था तो उसमें लिखा था, अभी बालक की टिकट कराई कि 57% ही आपसे लिया है, 43% की सब्सिडी दे दी उन्होंने। तो ट्रेन में तो वो सोच है सरकारों की, लेकिन हवाई जहाज़ों में आज तक वो सोच कभी डेवलप नहीं हुई। मुझे भोपाल में एक जीआईएस समिट हुई थी, उसमें नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार के आए थे और कैलाश विजयवर्गीय जी ने वहाँ बात रखी थी कि साहब ये जो हवाई जहाज चलते हैं इनके रेट्स त्योहारों पे जो बढ़ जाते हैं, या उस समय कोई ऐसी घटना घटी थी कि एकदम से हवाई लिफ्ट ज़्यादा लोग हो रहे थे और हवाई जहाज़ों ने किराया बढ़ा दिया था, सरकार को कुछ उसमें वो करना भी पड़ा था, अवसर मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन
जब भी सरकार किसी निजी कंपनी को देती है तो कीमत पे नियंत्रण कभी भी नहीं रहता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो। तो इस सबको नियंत्रण, जैसे स्कूल कॉलेजेस में कमिटियां बना रहे हैं, तो उसी तरह से अगर ऐसी सेवाएं सरकार चलाना चाहती है तो सरकार को उस पर नियंत्रण सबसे पहले करना पड़ेगा कि उससे उसकी क्वालिटी भी चेक हो सके। नहीं तो पता चला जो हल्का हेलीकॉप्टर है वो यहाँ चलने लगा, उससे कोई नई आपदा ना भगवान करे आए। इसमें राठी जी सबसे खास बात यह है कि वही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होंगे जो डबल इंजन के हैं। तो ये तो एक तरह से सरकार ने अच्छा काम किया है कि डबल इंजन के हैं तो उनकी यात्रा सुरक्षित होगी और आप जल्दी से पहुंच सकते हैं, ये एक खास बात है। लेकिन जो आप सुझाव दे रहे हैं वो वाकई स्वागत योग्य है। सरकार को अच्छे मॉडल, चाहे देश के हों विदेश के हों, फिर तो आंध्र सरकार अगर दक्षिण भारत में या नॉर्थ इंडिया में भी कोई भी गवर्नमेंट को अच्छा काम करती है तो इस तरह की चीज़ों को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान कहीं से मिले उसको लेने में क्या दिक्कत है। तो जी आप फ्यूचरिस्टिक है, मतलब चीजें वही, चूंकि हम उस फ्यूचर की सोच रहे हैं, एक विकसित भारत की सोच रहे हैं, 2047 के भारत की सोच रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ के इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा। लेकिन मतलब रेट पे तो नियंत्रण सरकार को रखना ही पड़ेगा। योगीराज जी, असल में सरकार को कोई रेगुलेटरी सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इन पर नजर रखे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर, जो हॉस्पिटल होते हैं उन पर सरकार का एक सिस्टम है जो काम करता है। वो कितना प्रभावी अलग बात है, लेकिन जब ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी तो वो फिर आगे आता है और ये नियंत्रण जनता के लिए थोड़ा सा सुविधाकारी होता है। इसमें नुकसान सिर्फ इतना है कि जो सेक्टर में कंपनियां आती हैं उनको थोड़ा सा उनके मुनाफे में कमी होती है, तो मुनाफा वो कम कमाए लेकिन जो मकसद सरकार का है वो पूरा हो। मुझे लगता है आपकी छोटी सी राय। असल में है क्या कि इन प्राइवेट कंपनी के पास तो एक कहने को बहाना रहता है कि साहब हमारा, चूंकि ये 6 सीटर विमान है, कोई बड़े विमान तो है नहीं, तो एक फेरा लगाएगा तो 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, उनका मानना ये रहता है। पर सवाल ये है कि आप 30,000 रुपये क्या 6 आदमी से लेना चाहते हैं या 20 आदमी से लेना चाहते हैं? आप फेरे बढ़ा दो, उसके किराया कम कर दो। आपका विमान यदि भोपाल से इंदौर जा रहा है और वो 5,000 रुपये किराया ले रहा है, 6 लोग बैठे हैं, मतलब 30,000 रुपये जाने का और 30,000 रुपये आने का, मतलब एक ट्रिप 60,000 का पड़ रहा है। उसी किराए को आप 2,500 कर दो और उसके 2 फेरे कर दो आप, तो वही 60,000 का आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा सोचना चाहिए। और इन सारे पर्यटन में आप ये देखिए, मड़ई कौन जाना चाहेगा? केवल इनमें काम की चीज़ एक ही है कि उज्जैन से लेके महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, ये जो एक सर्किट है, इसको जरूर लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देश दुनिया से लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा एक ही बार में 2 ज्योतिर्लिंग हो जाए। तो ये ट्रैफिक वाले रूट है ये वाला। और सिंगस में तो ये बहुत चलेगा, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन फिलहाल आप साल भर क्या करेंगे, या अभी आप शुरू करके क्या क्या करना चाहते हैं? मड़ई में आप जाओगे, वहाँ 12 सिंगे और तेंदुए देखने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। तो मड़ई का पर्यटन से ना तो इसमें कोई लाभ होगा, ना ये वहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन जो आपके संभावनाशील जो क्षेत्र हैं, चाहे वो ओंकारेश्वर हो, चाहे वो ममलेश्वर हो, चाहे वो चित्रकूट से आप उसको जोड़ना चाहें, थोड़ा सा पचमढ़ी से भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन इन सब का ये लाभ तभी होगा जब आप किराया हाफ करेंगे। बिल्कुल, वरना यही होगा कि ये 2-4 दिन चलेंगे, सरकार की वाहवाही हो जाएगी और फिर वो अगर ये योजना लंबी चलनी है तो किराए पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। बातचीत का दूसरा दौर बहुत छोटा सा रखेंगे, समय की कमी है, सिर्फ 2-2.5 मिनट बचे हमारे पास। मैं गौरव जी की तरफ आऊँगा। गौरव जी, आपकी जो बातचीत है वो निश्चित ही महत्वपूर्ण है और इस पूरे मामले में, जैसा योगराज जी ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और जो ओंकारेश्वर का है, ये सर्किट ज़्यादा मुझे लगता है कि वाइबल होगा। इसमें थोड़ा सा किराया कम ज़्यादा होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन भोपाल से हम मड़ई की बात करें, लेकिन इसमें दूसरा जरूर ये हो सकता है कि दतिया जो शक्तिपीठ है, अगर भोपाल से दतिया शक्तिपीठ या ग्वालियर को जोड़ा जाएगा तो ये भी चल सकता है। आप धीरे धीरे जब ये चीज़ काम करेंगी तो फिर नए रूट्स और समय की बात भी होगी। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवन जी, रेगुलेटरी सिस्टम के साथ साथ ऐसा वातावरण तैयार करके देना पड़ेगा जो पर्यटन को बढ़ावा देने वाला हो, मैरिज डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देने वाला हो। तो ये सेवा राजस्थान जैसी सक्सेस मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। बिल्कुल, जैसा कई बार होता है कि स्टेशन के पास मेट्रो का वो है स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, और मेट्रो सर्विसेज जाती है एयरपोर्ट तक। अगर इस तरह से समझदारी से फैसले किए जाएंगे तो जो आपने एक बताया कि इंदौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे फिर हेलीकॉप्टर के दूसरे एयरपोर्ट पर जाएंगे, ये विसंगतियां होंगी तो फिर आपने योजना को शुरू करने के पहले ही उसको खत्म करने का प्लान कर लिया है। सूरज जी, छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए, सरकार के सहयोग से मॉनिटरिंग हो और ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां लोगों की सहूलियत देके
और लोगों का जो सुविधा जी। है उन दोनों को बैलेंस करके चलाए, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये सर्विस सफल भी होगी और लोगों के लिए बहुत आकर्षक होगा। इससे आप देखिए धीरे धीरे जितना प्रचार प्रसार होगा, जितनी सर्विस अच्छी मिलेगी, जितनी क्वालिटी की सर्विस मिलेगी, उतनी क्वांटिटी बढ़ेगी टूरिज्म की, बिल्कुल। और जो लोग बाहर से भी आएंगे। और तो मैं समझता हूँ कि ये धरती पर चलने वाला जो यातायात है ये भी जो है ठीक रहेगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। बिल्कुल। चाहे भले ही वो हेलीकॉप्टर में नहीं जा रहा हो, लेकिन कुछ उन्होंने जो है वो लोगों को कम कर दिया, एकदम। तो इससे भी यातायात ठीक होगा। ठीक। तो ये राठी जी। बात है, तो ये होनी चाहिए। राठी जी, असल में ये अगर ठीक से चला तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित होगा। अगर उसकी आप गर्दन काट के एक ही दिन में अंडा ले लेंगे तो अलग बात है, उसको अगर समझदारी के साथ करेंगे तो ये योजना पर्यटन के लिए बहुत मुफीद रहेगी। जो लोग इसमें हेलीकॉप्टर चला रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगी। लेकिन सोने की अंडा अगर दे रही तो एक दिन में एक ही अंडा लें, 4-5 लेंगे तो मुझे लगता है दिक्कत जाएगी, 2-3 लाख किलोमीटर बहुत सारी ट्रिप्स आपने बताई, लेकिन एक जो सर्किट की बात होती है इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर, जी। इसका एक पैकेज अगर लाते हैं, इकट्ठा पैकेज कि यहाँ से बैठा दर्शन कराना, खाना खिलाना, वापस छोड़ना, तो वो उस पूरे पैकेज को कंपाइल करेंगे तो इससे ज्यादा रेट भी इनको मिल सकता है। नंबर 1। और नंबर 2, सरकार को कोशिश करना चाहिए कि चूंकि ये परमानेंट ही हमारा महालोक और ये सब बना है, तो यहाँ मेट्रो चलाएं। अगर इंदौर से उज्जैन और इंदौर से ओंकारेश्वर, मुझे लगता है कि जैसे सर्विस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर लाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, बेहतर होगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। पैकेज हो, आने जाने का, खाने का, और जहां दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करने की बात हो, तो फिर ये योजना सोने पर सुहागा होगी। यात्रा भी होगी, इनकम भी होगी और लोगों की हालत भी सुधरेगी। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका धन्यवाद, सूरज जी आपका बहुत धन्यवाद, राठी जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।